हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर क्या होते हैं। दीज आर द गाइडलाइंस विच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द डिसीजंस। ये वो गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर की हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये किसी भी प्रॉब्लम का एक बना बनाया सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बस ये एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइन। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, क्या क्या इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, फिर हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। बिकॉज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहे जाते हैं हेनरी फेयोल, और हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को बहुत आपको हायर क्लासेस में भी इसे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो है हेनरी फेयोल के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेनरी फेयोल जो कि फ्रांस के सिटीजन थे, जिन्होंने सबसे पहले एक माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया था। आई होप आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उसके लेक्चर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। और वीडियोस को पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट क्लास में हमने एफडब्ल्यू टेलर यानी कि फ्रेडरिक विल्सो टेलर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि आखिर टेलर क्या थे। टेलर जो है हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन के जो है वो क्या है बेटा, पिता है हमारे कौन, टेलर, एफडब्ल्यू टेलर। अब टेलर ने भी क्या किया है बेटा, जिस तरीके से हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसी तरीके से टेलर ने कितने प्रिंसिपल्स दिए बेटा, 4 प्रिंसिपल्स दिए। यानी कि इसके आगे से 1 हटा लेना है। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता हैं, यानी कि जो फादर हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर? 4 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर। अब हमें उन 4 प्रिंसिपल्स को आज के इस क्लास में समझना है कि वो क्या 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता यानी कि फादर यानी कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। उसे आज की हमें इस क्लास के अंदर क्या करना है बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला जो प्रिंसिपल है, जो बात करते हैं बेटा कौन, टेलर, वो बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखिए बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी हैं, ये तो साइंस के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। साइंस और लॉजिक के ऊपर इनका क्या रहेगा बेटा, ज्यादा फोकस रहेगा। इनका बेटा, टेलर का। तो पहला प्रिंसिपल जो है उसमें टेलर क्या बोलना चाहते हैं, उसमें टेलर हमसे ये कहना चाहते हैं, समझिए सिंपल है। टेलर यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब परफॉर्म करी जाती है, वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। मैनेजर ऐसा ना सोचे कि मेरे को लगा, या मेरा एक्सपीरियंस है, या हमने पहले भी ऐसा किया था। नहीं, यहाँ पे टेलर बोलना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, टेलर इंसिस्ट कर रहे हैं कि थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले एक बार सोचा विचारी कर ली जाए। इंट्यूशन के ऊपर काम ना हो, एक्सपीरियंस के ऊपर काम ना हो, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लिया जाए, उसके पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजर अपनी डिक्टेटरशिप को लागू ना करे कि जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही करते रहे। यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो, तो आपको हर काम को करने से पहले उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा और इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर काम को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम जो होता है वो मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट कर देता है। टेलर यहाँ पे बोलता है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप जो भी एक काम को करने के लिए टाइम सेटअप कर रहे हैं वो साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। उसके बाद डेली बेसिस पर क्या होने चाहिए, टारगेट फिक्स किए जाने चाहिए। यहाँ पे टेलर हमसे ये कहना चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि किसी भी काम के पीछे लॉजिक हो,
सिर्फ इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस के चक्कर में आप सेम टू सेम चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद आपको डेली टास्क को क्या करना है, फॉर्म करना है। क्लियर है बेटा? ये प्रिंसिपल बोलता है, पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद आता है सेकंड प्रिंसिपल जो टेलर बोलते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या है बेटा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये फोर प्रिंसिपल दो सेकंड प्रिंसिपल है जिसपे टेलर बातचीत करते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या है? इस प्रिंसिपल में ये बात कर रहे हैं टेलर कि कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वर्कर का ग्रुप होता है जो काम कर रहे हैं, और एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है जो चीजों को मैनेज करता है। और जनरली ये दोनों ही ग्रुप्स होते हैं, ये किसी कंपनी के अंदर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वर्कर्स वाले ग्रुप को लगता है कि मैनेजमेंट उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और मैनेजमेंट वालों को लगता है कि वर्कर्स ग्रुप किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा लगातार हमें एक नेगेटिव इमेज देखने को मिलती है। यहाँ पे टेलर क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही ग्रुप्स की ये नीड है कि वो एक दूसरे के एटीट्यूड को चेंज करे एक दूसरे के लिए। इसे कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन, कि अपनी मानसिकता को बदलना। मानसिकता को इस तरीके से बदलना, अपने एटीट्यूड को इस तरीके से बदलना कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में हार्मनी यानी कि एक प्रेम वाला भाव या मोहब्बत वाला भाव क्रिएट हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरीके से क्या हो पाए बेटा, अचीव हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स का ज्यादा पैसा कमाना, और ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाना, तो एक दूसरे की कटाई के बजाय एक दूसरे को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैनेजमेंट भी खुश हो जाएगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वर्कर्स को भी अर्निंग क्या होगी बेटा, ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे टेलर ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट ग्रुप को अपनी नीड को समझना है, वर्कर्स ग्रुप को अपनी नीड को समझना है, और इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में हार्मनी वाला माहौल क्रिएट हो, ताकि कंपनी के गोल की एक डायरेक्शन की तरफ हम चल सकें, और कंपनी अपने गोल्स को क्या कर पाए बेटा, इजिली, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाए, अचीव कर पाए। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल जो टेलर ने हमें दिया। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेला आदमी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं दिला सकता। बिना कोऑपरेशन के आप एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे टेलर क्या कहना चाहता है कि ये सेकंड वाले प्रिंसिपल का ही थोड़ा सा एक्सटेंड है। यहाँ पे ये बोल रहा है टेलर कि वर्कर्स को जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नेचर रखते हुए काम करना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ, और एक दूसरे की नीड को अंडरस्टैंड करते हुए। यहाँ पे वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले कोई भी काम करवाने से पहले, और साथ के साथ वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेजमेंट को 100% काम करके दे। अगर आपको इन दोनों के बीच में कॉपरेशन रखना है तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज के सजेशन को वेलकम करना चाहिए, और अगर उनके सजेशन से कोई फायदा पहुंचता है तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। वहीं पर ही साथ के साथ वर्कर्स भी इस चीज को समझे कि अपनी बेफिजूल की डिमांड के लिए वो स्ट्राइक ना कर दें। एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिससे मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ बातचीत कर पाए, वर्कर्स जो है मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर पाए। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना कॉपरेशन के आप काम नहीं कर पाओगे। अकेला मैनेजमेंट ग्रुप ही आगे बढ़ना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, अकेला वर्कर्स ग्रुप आगे बढ़ना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। जब आप कंपनी को सक्सेस दिलाना चाहते हैं तो दोनों ही ग्रुप्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, कोऑपरेटिव नेचर रखते हुए काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। और लास्ट हमारा प्रिंसिपल है बेटा टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का डेवलपमेंट करना जरूरी है, कि वर्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कौन बेटा, टेलर। देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसकी उसके वर्कर एफिशिएंट है या नहीं, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी गई है या नहीं दी गई है। टेलर यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपर जॉब की ट्रेनिंग भी दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। आपने उसको सेलेक्ट तो कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उस वर्कर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वर्कर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो बिजनेस की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं सफर करेगी। तो यहाँ पे कहा गया कि एम्प्लॉयज को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपने नॉलेज अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सके, जिससे क्या होगा, वो अपनी 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे।
वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा और साथ के साथ उन्हें हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी नॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा, उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका इंडिविजुअल लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा और वो 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो बिज़नेस भी कहीं न कहीं क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा। So these are the 4 principles which is given by the एफडब्ल्यू टेलर जिन्हें हम कहते हैं द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक इन्हें हम कहते हैं। इन 4 प्रिंसिपल्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी से सवाल बनता है। आई होप आपको ये 4 प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। कुछ टेक्निक्स भी टेलर के ज़रिए दी गई थी। उन टेक्निक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स को कंपेयर करेंगे कि दोनों किस पे फोकस करते हैं, दोनों में से क्या बढ़िया है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम केस स्टडीज पे बातचीत करेंगे। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 पे जिसका नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियोज़ को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक